नमस्कार दोस्तों। डेट आज की देखो 4 जून 2026 है। स्वागत है आपका एडिटोरियल डिस्कशन में। आज देखो 3 इश्यूज हम डिस्कस करेंगे, तीनों इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहला आर्टिकल हम मैनग्रोव वाला डिस्कस करेंगे। मैनग्रोव किस प्रकार से सी वाल का काम करते हैं, लेकिन सरकार इस पे फोकस नहीं करती। दूसरा आर्टिकल द हिंदू का ही है, फंडिंग इंडियाज क्लाइमेट फ्यूचर। ट्रिलियन डॉलर क्वेश्चन है इंडिया के क्लाइमेट फ्यूचर की फंडिंग से संबंधित। तो दोनों आर्टिकल्स आज क्लाइमेट चेंज से संबंधित हैं। आज कल 5 जून है ना, तो इसी सिलसिले में 2 आर्टिकल्स आए हैं। 5 जून को वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे होता है ना। फिर तीसरा आर्टिकल आज माउंट बेटन प्लान से संबंधित है, 3 जून को जो डिक्लेयर हुआ था। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले ये जो टेलीग्राम चैनल है आप ज्वाइन कर लीजिए पीडीएफ के लिए। यहाँ पे डेली पीडीएफ आती है। बहुत सारे लोग पूछते हैं पीडीएफ कहाँ पे मिलती है, तो यहाँ पे इस चैनल पे मिलती है। अब चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो मैनग्रोव्स से संबंधित है। आप ना सिलेबस में जीएस पेपर 3 के इन टॉपिक्स से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछूं, देश की टोटल कोस्ट लाइन कितनी है? 7,516, लेकिन अपडेटेड कितनी हो गई? 11,000 किलोमीटर की हो गई। अब इस 11,000 किलोमीटर की कोस्टल लाइन में ना सर क्रीक्स, एस्चुरीज ये सब भी आते हैं। लेकिन मेन क्वेश्चन क्या है? मेन बात यह है, ये जो कोस्टल इकोसिस्टम है ना काफी फ्रेजाइल है, क्योंकि समुद्र में पानी का लेवल बढ़ रहा है। इसके अलावा आज के समय में आपको पता है तूफान पहले से काफी ज्यादा खतरनाक हो गए हैं, यानी स्टॉर्म साइक्लोन्स जो हैं वो काफी इंटेंसिफाई हो गए हैं। और देखो जब तूफान आता है ना तो समुद्र का पानी जो है वो दीवार बनकर जमीन पर आता है। इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं स्टॉर्म सर्ज। स्टॉर्म सर्ज मतलब तूफान समुद्र का पानी ना इस प्रकार से लाता है कि पानी की दीवार जमीन पर एकदम से गिर रही है। और तीसरा देखो, समुद्र का खारा पानी ना जमीन के अंदर जा रहा है, तो इससे कोस्टल एरियाज में जो किसान रहते हैं ना उन किसानों की खेती बर्बाद हो रही है। तो कोस्टल इकोसिस्टम काफी ज्यादा फ्रेजाइल है। और देश की 11,000 किलोमीटर की कोस्टल लाइन में ना ऑलमोस्ट 25 करोड़ लोग रहते हैं। हाल ही में उड़ीसा के कोस्ट पे ना एक साइक्लोन ने हिट किया, साइक्लोन दाना। अब उसका लैंडफॉल ना भीतरकनिका के आसपास हुआ, मतलब बारिश भीतरकनिका के आसपास हुई। अब भीतरकनिका क्या है? ये देखो इंडिया का ना सेकंड लार्जेस्ट मैनग्रोव फॉरेस्ट है। तो वहां पे क्या हुआ? वहां पे देखो करोड़ों रुपए की सीमेंट की जो दीवार बिल्कुल काम नहीं आई, लेकिन वहां पे भीतरकनिका के जो मैनग्रोव्स थे उन्होंने चुपचाप वो काम कर दिया जो कंक्रीट की दीवारें नहीं कर सकी। भीतरकनिका के मैनग्रोव फॉरेस्ट ने तूफान की स्पीड को बिल्कुल तोड़ दिया और जो आसपास गांव थे उन गांवों को बचा लिया। तो देखो जब भी समुद्र से खतरा होता है ना, हमारी सरकार और इंजीनियर्स एक ही सॉल्यूशन सोचते हैं, हार्ड प्रोटेक्शन मेजर, या फिर यूं बोले ग्रे इंफ्रास्ट्रक्चर। और ग्रे इंफ्रास्ट्रक्चर होता क्या है आप बेसिक समझो। जैसे सी वाल्स हैं, मतलब समुद्र के किनारे सीमेंट या फिर पत्थर की ना बहुत बड़ी दीवार बना दी जाती है। ये क्या है? ये ग्रे इंफ्रास्ट्रक्चर का एग्जाम्पल है। जैसे एक और एग्जाम्पल देता हूं, ये जो आप दूसरी इमेज में देख रहे हो ना, ये है ग्रोन्स। ग्रोन्स क्या होता है? ग्रोन्स देखो मतलब जो किनारा है ना, ये जो कोस्ट है, कोस्ट से अंदर की साइड परपेंडिकुलर जो दीवार बनाई जाती है ना, इसे ग्रोन बोलते हैं। और ये ना सैंड को यानी रेत को बहने से रोक देती है। इसके अलावा एक और स्ट्रक्चर होता है टेट्रापोड्स। टेट्रापोड, जैसे कभी आप गए हो अगर मुंबई में मरीन ड्राइव पे आप गए हो, वहां पे आपने देखा होगा समुद्र किनारे पे ना जो 4 पैर वाले सीमेंट के ब्लॉक्स पड़े होते हैं ना, उन्हें टेट्रापोड बोलते हैं। वो क्या करते हैं? वो लहरों की एनर्जी को ना तोड़ देते हैं। तो 4 लेग वाले कंक्रीट के जो ब्लॉक्स होते हैं उनको बोलते हैं टेट्रापोड, और ये लहरों की एनर्जी को तोड़ देते हैं। तो प्रॉब्लम कहां पे है? ये सारे उपाय तो हैं। प्रॉब्लम देखो ये है कि पिछले 10 सालों में ना कोस्टल स्टेट्स ने इन ग्रे मेजर्स पे जानते हो कितना खर्चा किया है? 2,641 करोड़। वहीं दूसरी तरफ हमारा जो नेशनल कोस्टल मिशन है ना, जो नेचर की बात करता है, 2022-23 के बजट में उस पर खर्चा किया सिर्फ 195 करोड़।
जो कि 2024-25 में गिर के हो गया सिर्फ 50 करोड़। यानी नेचर के जो उपाय हैं उन पे सरकार खर्चा नहीं कर रही है। और ये अप्रोच जानते हो गलत क्यों है? गलत देखो ये अप्रोच इसलिए है क्योंकि देखो ये जो ग्रे इंफ्रास्ट्रक्चर है ना जिस पे सरकार ज्यादा खर्च करती है, भाई पहली तो चीज ये बहुत एक्सपेंसिव है। और एक बार सरकार ने ये ग्रे इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिए तो हर साल इनकी मेंटेनेंस पे भी खर्च करना पड़ता है, रिपेयर करना पड़ता है इनको। और आर्टिकल ना एक बहुत बढ़िया केस स्टडी बताते हैं केरला की। केरला में ना इरोजन को रोकने के लिए ना, कोस्टल इरोजन को रोकने के लिए, लहरें जो जैसे कोस्ट को इरोड कर देती है ना, तो उसको रोकने के लिए ना सी वाल्स बनाई गई। अब इसने देखो एक साइंटिफिक जगह को तो बचा लिया, लेकिन समुद्र की एनर्जी खत्म नहीं हुई। उसने ना आसपास के एरियाज में इरोजन को और ज्यादा बढ़ा दिया। इसे ज्योग्राफी में बोलते हैं कोस्टल स्क्वीज। क्या बोलते हैं? कोस्टल स्क्वीज। यानी बीमारी ठीक नहीं हुई, बस पड़ोसी के घर में शिफ्ट हो गई। जैसे आपको एग्जांपल देता हूं, मान लो ये कोस्ट है, अब यहां पे लहरें आती हैं। अब लहरों की एनर्जी को रोकने के लिए इतने एरिया पे आपने सीवाल बना दी, इतने इतने एरिया पे आपने सीवाल बना दी। एक सेकंड में आपको एक, चलो हाँ ले लेता हूं, पेन ले लेता हूं, पेन से समझा देता हूं। ये सीवाल बना दी। अब देखो इतने एरियाज में तो लहरों का असर नहीं हुआ क्योंकि सीवाल यहां पे बन गई। ये साइड वाले जो एरिया थे जहां पे सीवाल नहीं बनी हुई थी, वहां पे भाई लहरों का जबरदस्त असर हुआ, और इसे ही बोलते हैं कोस्टल स्क्वीज। अब यहां पे फिर एंट्री होती है इकोसिस्टम बेस्ड एडेप्टेशन की। इसको अपनाने की आवश्यकता है। आप कंसेप्ट समझिए, क्या मतलब है इकोसिस्टम बेस्ड एडेप्टेशन की। देखो नेचर, बायोडाइवर्सिटी और इकोसिस्टम, इन सब की सर्विसेज का यूज करना। क्यों? ताकि इंसान ना क्लाइमेट चेंज के असर को झेल सके, क्लाइमेट चेंज के नेगेटिव इंपैक्ट को अडेप्ट कर सके। और जो ये इकोसिस्टम बेस्ड एडेप्टेशन है ना, इसमें क्या आता है? इसमें मैंग्रोव आता है, इसमें सी ग्रास आती है, इसमें मीडोज आते हैं, कोरल रीफ्स आते हैं और वेटलैंड्स भी आते हैं। तो ये हमने बात की इकोसिस्टम बेस्ड एडेप्टेशन की। दोबारा से बोलूं, इसका मतलब ये है कि नेचर, बायोडाइवर्सिटी, इकोसिस्टम सर्विसेज का यूज करना क्लाइमेट चेंज के नेगेटिव इंपैक्ट से निपटने के लिए, क्लाइमेट चेंज के नेगेटिव इंपैक्ट से अडेप्ट करने के लिए इकोसिस्टम बेस्ड सर्विसेज का इस्तेमाल करना। जैसे मैनग्रोव्स की सहायता से स्टॉर्म्स की इंटेंसिटी को कम किया जा सकता है। इस पर यूपीएससी ने क्वेश्चन भी पूछा था। अब देखो रिसर्च ये कहती है कि इंडिया ना ग्लोबली कोस्टल इकोसिस्टम बेस्ड एडेप्टेशन का ना एक हॉटस्पॉट है। कैसे? हमारे जो मैनग्रोव्स पर हेक्टेयर जितने लोगों को बचाते हैं ना, उतना देखो दुनिया में शायद ही कहीं और पे कोई नेचर सिस्टम हो जहां जो इतने सारे लोगों को बचाता हो। और मैनग्रोव्स की जो जड़ें हैं सोइल को ना बांध कर रखती हैं। इससे तूफान की जो एनर्जी है, साइक्लोन की जो एनर्जी है, वो कम हो जाती है, वो एब्जॉर्ब हो जाती है। फिर एक केस स्टडी की भी बात की गई है, इसको आप मेंस के एग्जाम में लिख सकते हो। वेस्ट बंगाल में जो सुंदरबन, वहां पे बहुत सारे मैनग्रोव्स है, वहां पे एक चमत्कार हुआ। 18,000 महिलाओं ने मिलकर ना 4600 हेक्टेयर के मैनग्रोव फॉरेस्ट को ना रिस्टोर किया। और जब 2020 में साइक्लोन अम्फान वहां पे आया ना, और 2021 में साइक्लोन यास वहां पे आया, तो भाई इन्हीं मैनग्रोव्स ने ना एक ढाल का काम किया और साइक्लोन्स की इंटेंसिटी को बहुत कम कर दिया, तबाही रोक दी। और जानते हो एक चीज, सोने पे सुहागा क्या था इस प्रोसेस में ना, उन महिलाओं को जिन्होंने ये मैंग्रोव वाला फॉरेस्ट रिस्टोर किया था ना, उनको बहुत सारे इकोनॉमिक बेनिफिट्स भी मिले। जैसे मैंग्रोव्स के आसपास ना उन्होंने मधुमक्खी पालन का काम स्टार्ट किया, उन्होंने केकड़े पालने का काम स्टार्ट किया, तो ना इकोलॉजी भी बची और इकोनॉमिक फायदा भी हुआ। तो ये एक प्रकार से ना विन विन सिचुएशन था। तो ये केस स्टडी देखो दूसरी जगहों पर भी यूज की जा सकती है। और इवन देखो 2004 में जब सुनामी लहरें आई थी ना जबरदस्त इंडियन ओशन में, तो उस समय भी तमिलनाडु के पिछावरम मैनग्रोव्स ने ना आसपास के गांव को पूरी तरह से बचा लिया था। तो ये नेचर की पावर है। लेकिन सरकार क्यों नहीं फोकस करती इस इकोसिस्टम बेस्ड एडेप्टेशन पे? राइटर कहते हैं देखो यही तो प्रॉब्लम है। सबसे पहली चीज,
नेताओं और पब्लिक को ना वो चीज ज्यादा पसंद आती है जो आंखों से ना तुरंत दिखे। अब सीमेंट की दीवार बनती दिखती है, मैनग्रोव्स को बनने में ना सालों लग जाते हैं। इसलिए इकोसिस्टम बेस्ड एडेप्टेशन का ना, इसको ना पॉलिसी में उतना इंपॉर्टेंस नहीं मिलता। दूसरी चीज, पॉलिसी स्पेस में ना टर्म्स की खिचड़ी बन गई है, जैसे नेचर बेस्ड सॉल्यूशन, इकोसिस्टम बेस्ड कोस्टल एडेप्टेशन, इकोसिस्टम बेस्ड डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। अब ब्यूरोक्रेसी भी बेचारी कंफ्यूज है, उसको समझ ही नहीं आता कि इकोसिस्टम बेस्ड एडेप्टेशन किस कैटेगरी में आएगा। कुछ कुछ इंटरवेंशंस होते हैं, स्टेप्स सरकार लेती है, लेकिन उन्हें ना प्रॉपरली एडेप्टेशन के तौर पे ना ट्रैक नहीं किया जाता कि हाँ भाई इससे फायदा होगा, नेचर के नेगेटिव इंपैक्ट से हम निपटेंगे, नहीं, उस प्रकार से मॉनिटर नहीं किया जाता। सर इसके बाद ना सरकार ने हाल ही में एक मिस्टी स्कीम लॉन्च की थी। मिस्टी मतलब मैनग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट एंड टेंजिबल इनकम। ये देखो, ये मिस्टी स्कीम है। अब इसका टारगेट क्या था? इसका टारगेट ये था, 9 स्टेट्स में ना मैनग्रोव का 540 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया रिस्टोर करना। लेकिन जानते हो प्रॉब्लम क्या है? आर्टिकल ये कहता है इस स्कीम को ना सिर्फ एक रिस्टोरेशन प्रोग्राम की तरह फ्रेम किया गया है, जबकि असल में ये क्लाइमेट एडेप्टेशन प्रोग्राम है। क्लाइमेट के चेंज के नेगेटिव इंपैक्ट से अडेप्ट करने का एक तरीका है, लेकिन उस हिसाब से इसको देखा ही नहीं जा रहा है, सिर्फ रिस्टोरेशन के तौर पे देखा जा रहा है। आप पूछोगे सर क्लासिफिकेशन इतनी ज्यादा मैटर क्यों करती है? अगर देखो आप ठीक से क्लासिफाई नहीं करोगे ना, तो भाई उसकी प्रॉपर मॉनिटरिंग नहीं आप कर सकोगे, ना ही आप प्रॉपर ढंग से सोशो इकोनॉमिक इंपैक्ट जो है पता लगा पाओगे उस स्कीम का। इसलिए क्लासिफिकेशन जरूरी है। एक टर्म इसके बाद राइटर यूज करते हैं, टर्म का नाम क्या है? ग्लोबल गोल ऑन एडेप्टेशन। क्या है टर्म का नाम? ग्लोबल गोल ऑन एडेप्टेशन। जो UNFCCC है ना, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, उसके अंदर ये फ्रेमवर्क है ग्लोबल गोल ऑन एडेप्टेशन। ये कहता है कि ना हमें अपने एडेप्टेशन आउटकम ना जरूर मेजर करने चाहिए। अगर इंडिया अपने ग्रीन इनिशिएटिव्स को सही ढंग से लेबल करे ना, तो भाई ग्लोबल स्टेज पे ना एक्चुअल में ये काउंट होगा कि इंडिया ने कितने क्लाइमेट एक्शन लिए हैं, क्लाइमेट चेंज से संबंधित एक्शन इंडिया ने लिए हैं। अदरवाइज तो इंडिया काम करता जाएगा और हमारे एफर्ट काउंट ही नहीं होंगे ग्लोबल स्टेज पे। तो ये चीज है। लास्ट में राइटर देखो ये बोलते हैं, क्लाइमेट चेंज के क्राइसिस से अगर बाहर निकलना है ना, तो भाई सीमेंट और सरिये से काम नहीं चलेगा। हमें ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस करना होगा, ना कि ग्रे इंफ्रास्ट्रक्चर पे। इंडिया को छोटे मोटे प्रोजेक्ट से बाहर निकलना होगा और ध्यान देना होगा इकोसिस्टम बेस्ड एडेप्टेशन सर्विसेज पर। समझ गए? हमें कोर क्लाइमेट एंड डेवलपमेंट स्ट्रेटजी बनानी होगी। कोर क्लाइमेट एंड डेवलपमेंट स्ट्रेटजी हमारी सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे मजबूत जो लाइन ऑफ डिफेंस जो है ना, वो है नेचर वाली। नेचर की जो कैपिटल है ना, वो हमारी सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे स्ट्रेटेजिक लाइन ऑफ डिफेंस है। लेकिन हम इस पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, हम छोटी मोटी दूसरी चीजों पे ध्यान दे रहे हैं। और देखो एक चीज राइटर बोलते हैं कि देखो ग्रे इंफ्रास्ट्रक्चर उतना बुरा नहीं है, लेकिन भाई मुंबई जैसे हाई डेंसिटी एरियाज में ये काम नहीं करता, सीधी सी बात है। तो हमें हाइब्रिड अप्रोच अपनाने की आवश्यकता है। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया, चलते हैं आगे। ये क्वेश्चन पूछा था यूपीएससी ने 2011 में। क्वेश्चन पूछने का स्टाइल देखो बदल गया है यूपीएससी का, लेकिन कंसेप्ट तो रिपीट होते रहते हैं। तो ये क्वेश्चन आप जरूर अटेम्प्ट कीजिएगा। फिर ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है जो आपको अटेम्प्ट करना है, क्वेश्चन नंबर 1 है। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो, फिर से इन्वायरमेंट से संबंधित है। फंडिंग इंडियाज क्लाइमेट फ्यूचर $1 ट्रिलियन क्वेश्चन। ये $1 ट्रिलियन क्वेश्चन क्या है अभी हम जानेंगे, लेकिन सबसे पहली चीज एक कोड जो आप इस्तेमाल कर सकते हो आंसर में। क्लाइमेट चेंज को लेके ना एक फेमस इकोनॉमिस्ट है मार्क कार्ने, इन्होंने क्लाइमेट चेंज को लेके बोला था ट्रेजेडी ऑफ होराइजन। मतलब देखो बीमारी आज लग रही है, लेकिन इसका असर कल दिखेगा, और कल तक लेकिन देखो बहुत देर हो चुकी होगी। तो ये मतलब है ट्रेजेडी ऑफ होराइजन का। तो ना इससे निपटने के लिए ना विभिन्न देशों ने ना पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट में वादे किए कि भाई हम अपनी अपनी तरफ से ना एमिशन कम करेंगे।
वॉलंटरी वादे थे, जिसे बोला गया नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन। तो इंडिया ने भी वादा किया कि भाई हम भी एमिशन कम करेंगे। एनडीसी का मतलब समझ गए ना, हर देश अपना टारगेट देता है कि वो पोल्यूशन कितना कम करेगा। तो इंडिया का टारगेट ये है 2070 तक ना हम नेट जीरो कार्बन स्टेटस हासिल कर लेंगे। मतलब जितना कार्बन बनाएंगे उतना ही हम एब्जॉर्ब कर लेंगे, तो नेट स्टेटस जीरो। लेकिन देखो इस टारगेट को अचीव करने के लिए कितना खर्चा आएगा, तो ये डेटा आपको जानना जरूरी है। इंडिया को ना 2030 तक अपने एनडीसी गोल्स को पूरा करने के लिए ना 2.5 ट्रिलियन डॉलर्स की आवश्यकता है, और 2070 तक नेट जीरो कार्बन स्टेटस हासिल करने के लिए ना खर्चा करीबन करीबन आएगा 10.1 ट्रिलियन डॉलर्स। अब ये जो अमाउंट है हमारी आज की जीडीपी से भाई 3 गुना ज्यादा है, 3 टाइम्स ज्यादा है। सुनने में देखो ये काफी डरावना लगेगा, लेकिन राइटर बोलते हैं भाई इतना घबराने की जरूरत नहीं है। इंडिया के पास में टूल्स हैं, लेकिन उनको ठीक से ना यूज करने की आवश्यकता है। तो राइटर पहली बात ये बोलते हैं, हमारे देश का ना आधे से ज्यादा जो कार्बन एमिशन है ना सिर्फ 4 सेक्टर से होता है। सबसे पहले स्टील, दूसरे नंबर पे सीमेंट, तीसरे नंबर पे पावर और चौथे नंबर पे रोड ट्रांसपोर्ट। इन चारों सेक्टर्स को अगर हमें कार्बन मुक्त करना है, डीकार्बनाइज करना है ना, तो 2022 से लेकर 2030 के बीच में एक्स्ट्रा कैपिटल एक्सपेंडिचर आएगा 467 बिलियन डॉलर्स। कैपिटल एक्सपेंडिचर समझ गए ना, जैसे कोई नई टूल लगाना है, कोई फैक्ट्री लगानी है, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। तो हर साल एक्सपेंडिचर कितना आएगा, 467 बाय डिवाइडेड बाय 8 कर लो, कितना आएगा, ऑलमोस्ट 54 बिलियन डॉलर्स आ गया ना पर ईयर। 54 बिलियन डॉलर्स, 54 बिलियन डॉलर्स हुआ हमारे देश की जीडीपी का 1.3%। ये तो मुमकिन है। तो आप अब ये सोचोगे सर ये काम प्राइवेट सेक्टर को क्यों नहीं दे देते, वो तो खर्चा कर लेगा, मिला के प्राइवेट सेक्टर तो इतना खर्चा कर लेगा ना। राइटर कहते हैं देखो जैसे एग्जांपल है ग्रीन स्टील का। अब नॉर्मल स्टील ना सस्ता बनता है क्योंकि वो कोयले से बनता है, लेकिन ग्रीन स्टील जो बनता है ना वो रिन्यूएबल एनर्जी की सहायता से बनता है, तो ये महंगा बनता है। तो यहां पे इकोनॉमिक्स काम नहीं करती, यहां पे प्राइवेट सेक्टर काम नहीं आएगा, यहां पे सरकार को इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। प्राइवेट सेक्टर अपने आप से ग्रीन स्टील में पैसा नहीं लगाएगा, समझ के। अब फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ये उठ के आता है कि क्या दुनिया हमारी मदद करेगी, भारत की, अपने क्लाइमेट चेंज संबंधी टारगेट्स को पूरा करने में। इसका आंसर राइटर बोलते हैं नो, दुनिया हमारी मदद नहीं करेगी। आप डेटा देखिए, डेटा 2030 तक का ये कहता है डेवलपिंग कंट्रीज को ना 5 से 6 ट्रिलियन डॉलर्स चाहिए क्लाइमेट एक्शन के लिए, लेकिन पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट में डेवलप कंट्रीज ने वादा किया कि हर साल हम आपको देंगे सिर्फ 100 बिलियन डॉलर्स, और ये टारगेट भी उन्होंने मिस कर दिया। इवन 100 बिलियन डॉलर्स का टारगेट भी उन्होंने पूरा नहीं किया। चाहिए कितने, 5 से 6 ट्रिलियन डॉलर्स। टारगेट उन्होंने वादा कितना किया, सिर्फ 100 बिलियन डॉलर्स का, ऊंट के मुंह में जीरा, और इवन ये भी पूरा नहीं किया। फिर 2026 में बाकू समिट हुआ, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की 29वीं मीटिंग हुई। यहां पर उन्होंने ये वादा किया न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल में कि हम आपको 2035 तक ना हर साल 300 बिलियन डॉलर्स देंगे। ये न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल है। इंडिया ने इसको रिजेक्ट कर दिया। इंडिया ने बोला कि भाई ये तो कुछ भी नहीं है, मतलब बहुत ज्यादा इनसफिशिएंट है, आपने पहले जो प्रोमिस किया था वो भी पूरा नहीं किया, और अब जो प्रोमिस किया वो तो बहुत ही कम है। तो आरबीआई की रिपोर्ट देखो ये कहती है, आरबीआई की एक रिपोर्ट है, रिपोर्ट ऑन करेंसी एंड फाइनेंस। ये रिपोर्ट साफ तौर पे ये बोलती है इंडिया को 2030 तक ना ग्रीन फाइनेंसिंग के लिए ना एनुअली अपनी जीडीपी का 2.5% चाहिए हर साल। मतलब सच्चाई देखो यही है कि दुनिया हमें पैसा नहीं देगी, हमें पैसों का जुगाड़ खुद से करना होगा। और देखो ऐसा नहीं है हम जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, नहीं, 2024 तक के एंड तक ना इंडिया ने 55.9 बिलियन डॉलर्स का ना ग्रीन सोशल और सस्टेनेबिलिटी जो डेट है वो इशू कर दिया है। ये 2021 के कंपैरिजन में देखो 186% का जंप है। आप पूछोगे सर डेट इशू कर दिया, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब बॉन्ड इशू कर दिया, जो हम इकोनॉमी में पढ़ते हैं पैसा जुटाने के लिए, जैसे बॉन्ड इशू नहीं करती सरकार।
जैसे सोवरेन ग्रीन बॉन्ड है, सोवरेन ग्रीन बॉन्ड के रूप में ना सरकार ने 477 बिलियन मार्केट से उठाए हैं। अब आप पूछोगे सर सोवरेन ग्रीन बॉन्ड का मतलब क्या है? जैसे सरकार देखो नॉर्मल बॉन्ड इशू करके लोन उठा लेती है ना, वैसे ही ग्रीन बॉन्ड से ना जो लोन लिया जाता है ना, वो सिर्फ और सिर्फ इको फ्रेंडली प्रोजेक्ट्स में लगेगा। तो हमारे पास में देखो ग्रीन बॉन्ड्स है, ट्रांजिशन फाइनेंस है, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है, सब है। मिसिंग क्या है? मिसिंग एक चीज है, कनेक्टिंग टिश्यू। आप पूछोगे सर कनेक्टिंग टिश्यू मतलब क्या होता है? मतलब टैक्सोनॉमी नहीं है, कौन सा प्रोजेक्ट ग्रीन में आता है कौन सा नहीं आता है, वो टैक्सोनॉमी नहीं है, गारंटी स्ट्रक्चर नहीं है, लिक्विडिटी मैकेनिज्म नहीं है, रेगुलेटरी इंसेंटिव्स नहीं है। तो ये सब चीजें मिसिंग हैं आज के समय में। आरबीआई ने वैसे देखो 2025 में ना क्लाइमेट फाइनेंस का सबसे बड़ा गेम चेंजर फ्रेमवर्क बनाया था। कुछ बातें जो उस फ्रेमवर्क की है वो मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले आरबीआई ने ये बोला, जो कॉमर्शियल और छोटे फाइनेंस बैंक्स है ना, उनको उनके लिए मैंडेटरी किया गया कि वो अपनी लैंडिंग में ना जो भी वो पैसा उधार देते हैं ना, उसमें वो क्लाइमेट रिस्क को शामिल करें। और सबसे बड़ी बात, जो एलिजिबल ग्रीन एक्टिविटीज है ना, उनको प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग का दर्जा मिल गया। आपको पता है बैंक जो भी लोन देते हैं उन्हें एक निश्चित परसेंटेज प्राइवेट सेक्टर लैंडिंग के लिए रखना पड़ता है। तो ग्रीन एक्टिविटीज जो हैं वो भी प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में आ गई। समझ गए? फिर नेक्स्ट पॉइंट, डिफरेंशिएटेड कैपिटल रिक्वायरमेंट का मतलब देखो, अगर बैंक किसी पोल्यूटिंग कंपनी को लोन दे ना, तो बैंक को ज्यादा कैपिटल अपने पास में संभाल के रखना पड़ेगा। और अगर बैंक ग्रीन कंपनी को लोन देता है ना, तो बैंक को ना अपने पास में जो कैपिटल रिजर्व रखना पड़ेगा ना, वो कम रखना पड़ेगा। तो जाहिर तौर पे ये इंसेंटिव देने का तरीका है कि बैंक जो है वो ज्यादा ज्यादा ग्रीन कंपनीज को लोन दे, ताकि उन्हें अपने पास में कम कैपिटल रिजर्व रखना पड़े। फिर इसके साथ में ना आरबीआई ने क्लाइमेट रिस्क इंफॉर्मेशन सिस्टम बनाया है। अब बैंक सिर्फ देखो फाइनेंशियल रिस्क चेक नहीं करेंगे, बल्कि लोन देते वक्त ना बैंक क्लाइमेट स्ट्रेस भी टेस्ट करेंगे। मतलब अगर बिहार में किसी बैंक ने बहुत सारे लोन दिए हैं, तो उन्हें देखो क्रेडिट रिस्क के साथ साथ उस पोर्टफोलियो का ना फ्लड रिस्क भी इवेल्युएट करना पड़ेगा। फिर इसके बाद देखो यूनियन बजट 2024-25 में ना फाइनेंस मिनिस्टर ने एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया कि हम क्लाइमेट फाइनेंस टैक्सोनॉमी बनाएंगे। टैक्सोनॉमी जैसे मैंने आपको पहला भी बताया, टैक्सोनॉमी एक प्रकार से ना लीगल डिक्शनरी है ग्रीन एक्टिविटीज की। समझ गए? एक डिक्शनरी की तरह है जिसमें ग्रीन एक्टिविटीज के टर्म्स डिफाइन होंगे। तो कोई भी कंपनी अपने पोल्यूशन वाले प्रोजेक्ट को ग्रीन बोल के ना बॉन्ड इशू नहीं कर सकेगी। कई बार कंपनीज ऐसा करती हैं, वो ना ग्रीन वॉशिंग करती हैं, अपने कोई भी घटिया से प्रोजेक्ट को ग्रीन प्रोजेक्ट बोल के पैसा ले लेती हैं मार्केट से। जब ये टैक्सोनॉमी आ जाएगी तो वो ये सब नहीं कर सकेंगी। और देखो इंटरनेशनल क्लाइमेट फाइनेंस का ना एक टूल जो इंडिया ने अभी तक बहुत कम यूज किया है, वो है ब्लेंडेड फाइनेंस। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब देखो ये है कि पब्लिक पैसे का यूज करके प्राइवेट इन्वेस्टर्स के रिस्क को कम करना। मैं आपको सिंपल भाषा में समझाता हूं। देखो इसमें एक प्रिंसिपल यूज होता है फर्स्ट लॉस गारंटी। मान लीजिए एक नया सोलर या फिर ग्रीन प्रोजेक्ट लग रहा है। अब प्राइवेट इन्वेस्टर डर रहा है कि अगर प्रोजेक्ट डूब गया तो उसके पैसे डूब जाएंगे। यहां पे सरकार आती है और सरकार कहती है कि मैं $100 मिलियन की गारंटी लेती हूं। अगर लॉस हुआ तो पहले मेरा $100 मिलियन जाएगा और बाद में जो भी प्राइवेट सेक्टर का बंदा है उसके पैसे जाएंगे। तो इस प्रकार से ना प्राइवेट सेक्टर का रिस्क कम हो जाता है, उनका रिस्क एब्जॉर्ब हो जाता है, मार्केट का डर खत्म हो जाता है। तो प्राइवेट सेक्टर फिर आगे आता है इन्वेस्ट करने के लिए। यह फायदा है। फिर लास्ट में देखो इस पूरे आर्टिकल का ना एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है फेडरली डिसएग्रीगेटेड नेचर। मतलब राइटर बोलना चाहते हैं, देखो क्लाइमेट चेंज से एडेप्टेशन ना लोकल लेवल पे होता है। जैसे उड़ीसा के कोस्टल विलेजेस को ना साइक्लोन से बचाना हो, महाराष्ट्र के विदर्भ में सूखा मैनेज करना हो, हिमालयाज में लैंडस्लाइड मैनेज करना हो, तो भाई ये सब ना राज्य सरकारें करती हैं, स्टेट्स करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है
कि स्टेट्स के पास देखो ना तो उधार लेने की कैपेसिटी है, ना ही इंटरनेशनल क्लाइमेट फाइनेंस को एक्सेस करने के लिए कुछ मैकेनिज्म है। तमिलनाडु और केरला ने ना अच्छे लेवल पे स्टेट प्लान बनाए हैं, लेकिन जैसे उन्होंने प्लान बनाए हैं ना उस हिसाब से उनके पास में फंडिंग नहीं है, ये दिक्कत है। तो 4 सॉल्यूशन राइटर देते हैं फाइनली। एक तो टैक्सोनॉमी जल्दी से जल्दी फाइनलाइज करो, और आरबीआई के जो फ्रेमवर्क है ना उसे सिर्फ इनेबल ना किया जाए, उसे मैंडेट किया जाए। क्लाइमेट स्ट्रेस टेस्टिंग जरूरी हो, सीरियसली इसको इंप्लीमेंट किया जाए। स्टेट्स और म्युनिसिपैलिटीज को ग्रीन डेट इशू करने की आजादी दी जाए। मतलब आजादी तो उनके पास में है ही, लेकिन उनको इनेबल किया जाए ताकि वो ज्यादा से ज्यादा ग्रीन डेट उठा सकें। फिर जो सोवरिन ग्रीन बॉन्ड है इनको भी बढ़िया से इंप्लीमेंट करने की आवश्यकता है। और जो एसएलआर होता है ना, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, अब उस रेशियो में ना आरबीआई के फ्रेमवर्क को भी इंक्लूड किया जाए ताकि ग्रीन जो कैपिटल है ना वो भी एसएलआर में आ सके। ग्रीन कैपिटल मतलब यही जो सोवरेन ग्रीन बॉन्ड है ना, इनकी बात की जा रही है, इनको एसएलआर में लाने के लिए राइटर पॉइंट देते हैं। तो ये 4 सॉल्यूशंस राइटर अपनी तरफ से देते हैं, और ये प्रीलिम 2022 में ग्रीन वॉशिंग से संबंधित क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछ लिया था। आज के आर्टिकल में इसका मेंशन है। तो ऐसे देखो एडिटोरियल में भी क्वेश्चंस कितने कवर होते हैं, हर साल होता है ऐसा, बहुत सारे क्वेश्चंस एडिटोरियल से पूछे जाते हैं। तो ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है जो आपको अटेम्प्ट करना है। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो, माउंटबेटन प्लान से संबंधित है। 3 जून को आया था और 2 दिन पहले 3 जून था, तो उसी संदर्भ में यह आर्टिकल आया है। आप सिलेबस में जीएस पेपर 1 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। आप देखो याद कीजिए 1947 का साल, भारत की जो आजादी का सपना था ना वो बिल्कुल पूरा होने वाला था। उस समय ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर थे क्लीमेंट एटली। उन्होंने ना क्लियर मैंडेट दे दिया था कि ब्रिटिशर्स जो है वो 30 जून 1948 से पहले ना भारत छोड़ के चले जाएंगे, इंडिया को पावर देके चले जाएंगे। अब इस काम को इंप्लीमेंट करने के लिए ना उन्होंने अपने नए वायसराय को इंडिया में भेजा जिनका नाम था माउंटबेटन। वो 22 मार्च 1947 को दिल्ली पहुंचे, लॉर्ड माउंटबेटन। अब उस समय देखो इंडिया का हाल कैसा था, देश में कम्युनल वायलेंस हो रहा था। मतलब अगस्त 1946 की बात है, ग्रेट कैलकाटा किलिंग्स हुई थी, बहुत ज्यादा लोग मारे गए थे। वहां पे बंगाल के नोआखाली, बिहार, बॉम्बे, यहां सब बहुत राइट्स हुए थे, बहुत वायलेंस हुआ था। इवन पंजाब के अमृतसर में, तकसीला में और रावलपिंडी में भी बहुत ज्यादा खून खराबा हुआ था। खून खराबा अपने पीक पे था। एक ना थोड़े दिन पहले वेब सीरीज आई थी इंडिया फ्रीडम एट मिडनाइट, सोनी लाइव पे आई थी। वो अच्छी थी यार, मतलब गहराई से देखने के लिए कि आजादी के समय क्या एक्टिविटीज चल रही थी, तो उस हिसाब से देखें तो वो वेब सीरीज अच्छी थी। 2 सीजन उसके थे, अब तीसरा नहीं आएगा। तो देखो ऐसे डर के माहौल में ना 3 जून 1947 को शाम 7 बजे ना एक हिस्टोरिकल रेडियो ब्रॉडकास्ट हुआ था। मतलब उस ब्रॉडकास्ट में ना बहुत सारे लोग थे, जैसे लॉर्ड माउंटबेटन थे, नेहरू थे, जिन्ना थे। तो यास्मीन गिल अपनी किताब में लिखती हैं कि भाई पेशावर से लेके ट्रैवनकोर, कराची, शिलोंग, हर जगह पूरा भारत रेडियो ब्रॉडकास्ट का ना इंतजार कर रहा था, कान बिल्कुल रेडियो पर गड़े हुए थे। तो और दिल्ली के एक स्टूडियो में ये सारे लोग बैठे थे, वहीं की ये तस्वीर है। नहीं, तस्वीर तो वहां की नहीं है, रेडियो ब्रॉडकास्ट की नहीं है, ये अलग से मीटिंग करते हुए की तस्वीर है। समझ गए? तो माउंटबेटन ने देखो ये एनालाइज किया था कि पाकिस्तान को बनाना ना अब अनअवॉइडेबल है। उन्होंने लंदन जाके एक प्लान फाइनलाइज किया था जिसे उन्होंने 3 जून को बताया। तो इसे ही बोलते हैं 3 जून डिक्लेरेशन। 3 जून डिक्लेरेशन में उन्होंने अपना प्लान डिक्लेयर किया था, जो उन्होंने फाइनलाइज किया था अपने जो पीएम थे क्लीमेंट एटली उनके साथ में मिलके। प्लान के कोर प्रोविजंस क्या थे? प्लान के देखो कोर प्रोविजंस ये थे कि इंडिया को ना 2 टुकड़ों में डिवाइड किया जाएगा, इंडिया और पाकिस्तान, यानी डिवीजन होगा इंडिया का। इसके अलावा पंजाब और बंगाल की लेजिस्लेटिव असेंबलीज वोट करेंगी कि उन्हें यूनाइटेड रहना है या फिर पार्टीशन करना है।
इसके अलावा सिंध की जो असेंबली है वो खुद डिसाइड करेगी कि वो उन्हें इंडिया में रहना है या पाकिस्तान में जाना है। इसके अलावा रेफरेंडम का मौका दिया गया था नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस को। नॉर्थ वेस्ट जो फ्रंटियर प्रोविंस था ना, इनको भी बोला गया था कि आप रेफरेंडम करवाइए। और असम के शेलहेट डिस्ट्रिक्ट में भी जनता वोट करेगी और डिसाइड करेगी उन्हें कहां जाना है, पाकिस्तान में या इंडिया में। समझ गए? सिलहट डिस्ट्रिक्ट असम का और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, यहां पे रेफरेंडम होगा। और देखो, अगर बंटवारा होता है तो भाई बॉर्डर्स ड्रा करने के लिए ना एक कमीशन बनेगा, जिसे आगे जाके सर सिरिल रेडक्लिफ ने हेड किया था। ये देखो, वकील थे, 3 हफ्तों में पूरे भारत पाकिस्तान की बाउंड्री इन्होंने डिवाइड कर दी थी। तो ये सब डिसाइड हुआ था, ये सब उन्होंने डिक्लेयर किया 3 जून 1947 की डिक्लेरेशन में। और प्रिंसली स्टेट्स, मतलब जो रजवाड़े थे, उनको ऑप्शन दिया गया था कि वो या तो इंडिया ज्वाइन कर लें या पाकिस्तान में एक्सीड कर लें। लेकिन देखो, पहले तो 30 जून 1948 डिसाइड किया गया था, लेकिन बाद में देखो सिचुएशन इतनी खराब हो गई थी कि इस डेट को ना एडवांस करके 15 अगस्त 1947 डिसाइड किया गया कि भाई 15 अगस्त 1947 को हम छोड़ के चले जाएंगे। लेकिन क्वेश्चन ये उठता है कि बंटवारे को लेके कांग्रेस और जिन्ना ये क्यों राजी हुए, कांग्रेस ने क्यों एक्सेप्ट किया? वैसे देखो, कांग्रेस ना हमेशा यूनाइटेड इंडिया चाहती थी, लेकिन वायलेंस उस समय उतना ज्यादा हो रहा था, कांग्रेस को यह लगा कि जल्दी से पावर ट्रांसफर हो तभी दंगों को रोका जा सकता है, पहली चीज। दूसरी चीज, देखो कांग्रेस को यह लगता था कि एक ऐसा यूनाइटेड इंडिया जहां पे मुस्लिम लीग हर पॉलिसी को रोक दे, वो सिचुएशन काम, वो जो मैकेनिज्म है वो ठीक नहीं है। उससे अच्छा तो यह है कि भाई मजबूत इंडिया हो, कंसोलिडेटेड इंडिया हो, स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट हो। ऐसी गवर्नमेंट जिसमें हर डिसीजन को मुस्लिम लीग रोक दे, वो गवर्नमेंट कोई काम की नहीं है। फिर इवन कांग्रेस ना बाल्कन प्लान को अवॉइड करना चाहती थी। माउंटबेटन का ना एक इनिशियल आइडिया था जिसको प्लान बाल्कन भी कहते हैं। इसमें यह डिसाइड हुआ था कि हर एक प्रोविंस को ना अलग होने का ऑप्शन दो। तो भारत को लगा, कांग्रेस को लगा, भाई भारत तो इतने सारे टुकड़ों में बट जाएगा, 15-16 टुकड़े हो जाएंगे, क्या फायदा है ऐसे प्लान का। और मौलाना अबुल कलाम आजाद ने ना अपनी एक बुक इंडिया विंस फ्रीडम में बहुत पावरफुल बात लिखी थी। उन्होंने ये बोला था कि सरदार पटेल ना इस बात से कन्विंस हो गए थे कि हिंदू और मुस्लिम ना अब एक नेशन बन के नहीं रह सकते। और नेहरू ने पार्टीशन को ना चाहते हुए भी एक्सेप्ट किया था, क्योंकि 1946 में जो इंटरिम गवर्नमेंट बनी थी ना आजादी से पहले, उसमें मुस्लिम लीग उनके साथ थी। और उन्होंने देख लिया था कि मुस्लिम लीग किस प्रकार से ऑब्स्ट्रक्शन करती है, कोई भी काम ही नहीं करने देती है। तो वो कन्विंस हो गए थे कि भाई अब तो करना ही पड़ेगा पार्टीशन। और अंत में गांधी जी ने भी माउंटबेटन से मीटिंग करके इस कड़वी सच्चाई को स्वीकार कर लिया था। लेकिन मुस्लिम लीग की बात करें, वो तो देखो हमेशा से पाकिस्तान चाहते थे, उनका ऑब्जेक्टिव पूरा हो रहा था। लेकिन मुस्लिम लीग को ना एक चीज का ये डर था कि यूनाइटेड हिंदू मेजोरिटी इंडिया में ना मुस्लिम्स पॉलिटिकली मार्जिनलाइज हो जाएंगे। तो इसलिए वो जोर शोर से अपने पाकिस्तान की मांग कर रहे थे। फिर एक हिस्टोरियन है आयशा जलाल, वो एक बात बोलती है कि जिन्ना पार्टीशन से पूरी तरह से खुश नहीं थे। उन्होंने एक जर्नलिस्ट को खत में लिखा भी था कि पंजाब और बंगाल मुझे पूरा चाहिए था, ये तो पार्टीशन हो रहा है। लेकिन ओवरऑल वो उनको पाकिस्तान मिल रहा था तो वो खुशी थे, वो बल्कि पूरा बंगाल और पंजाब अपने में चाहते थे। फिर सिख लीडर्स की बात करें, सिख लीडर्स ने देखो बाउंड्री कमीशन के लिए एक्सप्लिसिट इंस्ट्रक्शन मांगे थे कि भाई क्या इंस्ट्रक्शन इनको दिए गए हैं, ताकि पंजाब के जो इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट्स है ना, उनको वो मांग्स के वो पाकिस्तान के पास नहीं जाने चाहिए। तो ये सिक्स की डिमांड्स थी। अब देखो प्लान पास हो गया, 3 जून को डिक्लेयर हो गया। लेकिन देखो कोई कंफर्म विनर या फिर लूजर नहीं निकल के आया इस प्लान में। और पूरे देश में ना कंफ्यूजन फैल गई थी कि हम इंडिया में आते हैं या पाकिस्तान में आते हैं। खास करके बॉर्डर एरियाज में ना ये कंफ्यूजन बहुत बड़ी थी, क्योंकि पार्टीशन तो डिक्लेयर हो गया, लेकिन बॉर्डर वाले एरियाज में लोगों को पता ही नहीं कि हम इंडिया में हैं या पाकिस्तान में है। तो कई लोग अपना घर बार छोड़ के जाने लगे, माइग्रेट करने लगे। तो जल्दी से जल्दी ये डिसाइड करना था कि बॉर्डर कहां पे है।
फिर 3 हफ्तों में, तभी तो जल्दबाजी में रेडक्लिफ ने अपना काम किया। तो ना एक बहुत जबरदस्त मिस्टेक, बहुत जबरदस्त गलती माउंटबेटन ने यहां पे ये की। एक पत्रकार ने ना उनसे ये पूछा कि भाई तुम ये बताओ कि मास ट्रांसफर होगा लोगों का या नहीं होगा। तो उन्होंने ना ये बोला कि पर्सनली मुझे नहीं लगता कि अब लोग इधर से उधर जाएंगे या माइग्रेट करेंगे। तो उनकी ये गलती बहुत बड़ी साबित हुई, क्योंकि अगर उनको पहले से इस चीज का अंदाजा होता तो पहले से वो कुछ कोशिश करके रखते, प्रयास करते, माइग्रेशन में सिक्योरिटी बरतते, लोगों की जान नहीं जाती। लेकिन देखो, माउंटबेटन की सोच के विपरीत मास माइग्रेशन हुआ लोगों का। 10 से 20 मिलियन लोग इधर से उधर गए और 2 लाख से लेके 20 लाख के बीच में लोगों की डेथ हो गई। रेड क्लिफ जो लाइन थी, आपको आश्चर्य होगा, रेड क्लिफ लाइन 17 अगस्त 1947 को डिक्लेयर की गई, आजादी के बाद में। तो ये पूरा आर्टिकल आज पब्लिश हुआ है और ये कीवर्ड्स हैं जो आप यूज कर सकते हो: बाल्कनाइजेशन ऑफ इंडिया, प्लान बाल्कन, स्ट्रेटेजिक कॉम्प्रोमाइज। और ये प्रीलिम के लिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। फिर ये क्वेश्चन 2014 में यूपीएससी ने पूछा था, आसान क्वेश्चन था, रेड क्लिफ लाइन से संबंधित। ये पीवाईक्यू आपको अटेम्प्ट करना है, हिस्ट्री ऑप्शनल का है वैसे तो, लेकिन जीएस में भी पूछा जा सकता है। आज का क्वेश्चन नंबर 3 है, ये मेंस का जो आपको अटेम्प्ट करना है क्वेश्चन नंबर 4। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। कल मिलते हैं फिर से एक नई डिस्कशन के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़िए। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।